अच्छा सर, ये बड़ी आपने एक डिफरेंट सी बात बताई है, क्योंकि उस दौर में इतना रेट मांग लेना भी एक बड़े दिल और गुर्दे की बात है। क्योंकि काम लेने ऑडिशन के लिए जाए एक बंदा और वो कहे कि जी मैं 25,000 रुपये डिमांड करूँगा। सो आपको कैसे पता चला कि जी मुझे 25 ही मिलेंगे? कमाली का जो रोल है, मैंने पहले रिफ्यूज़ कर दिया था वो कि मैं नहीं करूँगा। मैं मसरूफ़ था उन दिनों। उस वक्त परिजात स्टार्ट हुआ था। मैं आया था तुर्की से और उसके बाद मैंने उनको इनकार कर दिया। फिर जब सितंबर में दोबारा कॉल आई तो मेरे पास टाइम तो था, लेकिन मैंने उनको भगाना था। अच्छा सर, इतना कंपटीशन टफ है, मार्केट भी बड़ी कम्पिटिटिव है। आपको नहीं लगता कि अगर आप अपना म्यार इतना हाई रखेंगे और प्राइस इतनी ज़्यादा रखेंगे तो मार्केट में काम नहीं मिलेगा? जब काम नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। मैं शायद कभी लाहौर को डिफाइन नहीं कर सकूँगा। मुझे कभी लाहौर भी बाबा बाबा सा लगता है। आसानियाँ बांटने वाला बाबा होता है ना। इशफाक साहब से मैंने पूछा, बाबा जी बाबा कौन होता है? उन्होंने कहा जी आसानी बांटने वाला। छोटा बाबा छोटी आसानी बांटता है, बड़ा बाबा बड़ी आसानी बांटता है। अच्छा सर, बाबों की जो सोहबत है और दाता की नगरी का जो रोमांस है, इसको आप अगर अपने लफ्ज़ों में अगर बयान करेंगे तो कैसे करेंगे? बाबा ये आप क्या कहते हैं कि आपका कसूर भी ना हो तो माफ़ी मांग लो। माफ़ी से अगली बात कर रहे हैं आप कि कसूर भी नहीं है फिर भी माफ़ी मांग लो, तो ये तो बंदा चोर हो जाएगा। मैं क्या कैसे होगा? कहता वो सोचेगा कि गलती भी मेरी और माफ़ी भी इसने मांगी। मैंने कहा बस यहाँ से तेरे मेरी सोच में फ़र्क है। मैं कहा वो शर्मिंदा होगा। आपको बताते चलूँ जनाब, एक बहुत ही प्यारी शख्सियत जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, इन्होंने ज़िंदगी में जो काम किया बहुत कमाल किया और उस कमाल पे काम किया कि जिस पे एक पूरी, जिसे कहते हैं पूरी क्रेडिबिलिटी के साथ, पूरी एक मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ और पूरी जुस्तजू के साथ अपने काम को किया। बिल्कुल जनाब, अपने काम के साथ पूरी ईमानदारी के साथ उस काम को निभाया। एक्टिंग में आए तो कमाल कर दिया, राइटिंग की तो कमाल कर दिया और वीलॉग्स बनाए तो लाखों नहीं करोड़ों लोगों को एकदम अपना दीवाना कर दिया। आप सब जो इस टाइम सोशल मीडिया पे मेरे साथ अटैच हैं वो सब तो जान चुके होंगे, लेकिन वो दोस्त जो इस वक्त मुझे रेडियो साइट पे सुन रहे हैं अपनी गाड़ियों में, अपने घरों में, वो तमाम दोस्त सुनने वालों को हम बताते चलें जनाब, आज के हमारे मौजूद मेहमान इफ्तिखार अहमद इफ़ी साहब हमारे साथ हैं। सर वेरी वार्म वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी तारीफ ज़्यादा करेंगे लेकिन मैं अभी मुतमईन नहीं हूँ, आपने कम की है। अच्छा सर, वैसे बताऊँ हम रेडियो वाले हैं, अगर आप मुझे 15 मिनट हो गए ना मैं वो भी कर सकता हूँ। वेल सर बहुत शुक्रिया, इट्स ऑनर फॉर मी। और आई एम श्योर आपकी जब मैंने पोस्ट लगाई, पोस्ट लगाते ही हमारे जो दोस्त हैं उनके मैसेजेस आना शुरू हो गए, आपको खुशामदीद कहने लग पड़े हैं। और कैसा लग रहा है सर रेडियो पाकिस्तान में आज आप तशरीफ़ फरमाएँ? और हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है आज इस बिल्डिंग में आके? मैं रेडियो पाकिस्तान जब भी आता हूँ, मुझे इसलिए रेडियो पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है कि यहाँ बाबा जी इशफाक साहब तलकीन शाह किया करते थे। अरे वाह, अरे वाह। और इससे बड़ी मुझे जब भी आता हूँ किसी स्टूडियो में बड़ी इज़्ज़त महसूस करता हूँ मैं। और दूसरी बात यह है कि प्यार का पासपोर्ट एक BBC उर्दू सर्विस का एक ड्रामा बना था, जिसका ऑडिशन भी यहाँ हुआ था, रिकॉर्ड भी यहाँ हुआ था। सिर्फ 4 सीन थे मेरे, 6 दिन का काम था मेरा, 2 रिहर्सल्स थी, एक छुट्टी हो गई थी, तो मैंने यहाँ से गाड़ी ली थी पहली। अरे वाह, जी हाँ। अरे वाह। रेडियो पाकिस्तान गोरों का था ना वो। ओके। तो ड्रामा क्या था वो? वो एक हमारी जो सोशल इवल्स के ऊपर एक काम किया गया था, उर्दू सर्विस नई नई आई थी और ये पहला सोप सीरियल था रेडियो का। अच्छा। उसके अंदर मैंने 4 सीन किए थे और मैंने 25,000 रुपये पर डे काम किया था। 25,000 पर डे? जी, 2005 में। ओह माय गुडनेस। अच्छा, तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है रेडियो पाकिस्तान। आपकी पहली गाड़ी भी उधर से आई? पहली गाड़ी मैंने। अरे वाह, क्या बात। वो है गाड़ी अभी भी पास? जी अभी है, छकड़ा हो गई लेकिन है। आपने एज ए मेमोरी उसको रखा हुआ है, मेरा दिल नहीं करता उसको बेचने। अच्छा सर, ये बड़ी आपने एक डिफरेंट सी बात बताई है, क्योंकि उस दौर में इतना रेट मांग लेना भी एक बड़े दिल और गुर्दे की बात है। क्योंकि काम लेने ऑडिशन के लिए जाए एक बंदा और वो कहे कि जी मैं 25,000 रुपये डिमांड करूँगा। सो आपको कैसे पता चला कि जी मुझे 25 ही मिलेंगे? जैसे पहली बात ये है कि जेसिका आई थी UK से,
पूरी टीम आई थी, उन्होंने पहले ऑडिशन लिए थे, फिर वो चले गए वापस यूके। 2 महीने के बाद एक लेटर आया मुझे, मेल आई, और उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने बाकायदा डिस्क्राइब किया था ब्लैक बोर्ड के ऊपर कि इस पर किस किस इदारे की फंडिंग शामिल है। तो मैंने तो, मेरा आज भी सोचता हूँ यार मुझे उससे 1 लाख रुपए पर डे लेना चाहिए था, मैंने कम लिए थे। स्मार्ट वर्क। देखें जी, मैं आपको बताता हूँ, आप जब मुझसे मिलने आएंगे ना, मैं आपकी खिदमत करूँगा, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, मैं आपको घुमाऊंगा, लेकिन जब आप मुझसे ड्रामा लिखवाने आएंगे या आप मेरी एक्टिंग लेने आए या आवाज़ चाहिए, तो फिर मेरा रेट अपना है। और मैंने ऐसे ही किया, मैंने नागन जब लिखा 250 किस्तें मैंने लिखी थी पाकिस्तानी नागन, और 2.25 साल तक मैं लिखता रहा, तो मैंने 1 करोड़ 11 लाख रुपए में लिखा था वो। अच्छा। तो मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि अपने फ़न को अगर अर्जा बेचेंगे आप, वो कहते हैं ना, वो घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। अच्छा सर, इतना कंपटीशन टफ है और मार्केट भी बड़ी कम्पिटिटिव है, आपको नहीं लगता कि अगर आप अपना म्यार इतना हाई रखेंगे और प्राइस इतनी ज़्यादा रखेंगे तो मार्केट में काम नहीं मिलेगा? जब काम नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। नहीं नहीं, देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मेरा मालिक जब मैं माँ के पेट में था तो उसने मुझे वहाँ रिस्क दिया था। फिर मेरी पैदाइश के बाद मेरी माँ को ही रिस्क का ज़रिया बना दिया। फिर 24-25 साल तक मेरा बाप कमा के लाता रहा और मैं खाता रहा, पलता रहा। तो अगर 24-25 साल मेरे अल्लाह ने मेरे रिस्क का बंद कर दिया था, तो ये कैसे मुमकिन है कि मेरा रिस्क रुक जाएगा? मैं वो डरने वाला बंदा नहीं हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि फ़न अताए रब्बे करीम है, क्योंकि सारे तो फ़नकार नहीं होते ना। मेरे ख़ानदान में ज़्यादा हाफिज़ हैं। अच्छा। मेरे ख़ानदान में कोई शायर नहीं है, कोई एक्टर नहीं है, कोई व्लॉगर नहीं है, कोई ड्रामा राइटर नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो मुझे इस बात का जब ये पता है, इदराक है, वो एक अलग बात है, आप मत लें मुझे, लेकिन आप मुझे लेंगे तो मैं अपनी कीमत पूरी लूँगा। हाँ, जब सेवा करूँगा आपकी, आएँ लंगर करें, मेरे दोस्त आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बिजनेस इज़ बिजनेस एंड द कप ऑफ टी इज़ द कप ऑफ टी। क्या बात है जी, ज़बरदस्ती बिजनेस। इसका मतलब आप तो बाकायदा तौर पे बिजनेस अगर स्ट्रेटजीज प्लान करें और लोगों को बिजनेस सिखाएं तो वो भी बड़ा अच्छा सिखा सकते हैं कि बिजनेस करना है कैसे। नहीं, वो नहीं हो सकता, उसकी वजह बताता हूँ। मैं इसको बिज़नेस का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि क्योंकि इसमें यकीनन पैसा इन्वॉल्व है। अदरवाइज़ मतलब आप अगर देखें कि कमाली का जो रोल है, मैंने पहले रिफ्यूज़ कर दिया था वो, कि मैं नहीं करूँगा। मैं मसरूफ़ था उन दिनों, उस वक्त परिजात स्टार्ट हुआ था। मैं आया था तुर्की से और उसके बाद मैंने उनको इनकार कर दिया। फिर जब सितंबर में दोबारा कॉल आई तो मेरे पास टाइम तो था, लेकिन मैंने उनको भगाना था। तो भगाने का तरीका होता है पैसे बढ़ा देते। मैं उससे लेता था 40-50 हज़ार रुपये पर डे, काम करता था एक्टिंग। मैंने उनसे लाख रुपये पर डे मांग लिया, उन्होंने कहा ठीक है आ जाए। तो मुझे बाप रे मजबूरी परिजात में कमाली का रोल करना पड़ा था। और ऐसी ज़बरदस्त मजबूरी थी कि उसने कमाल कर दिया। हाँ, एक बहुत ही शानदार रोल जो कि सदियों याद रखा जाएगा। अच्छा, एक और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारी जो मार्केट है ड्रामा की, वो शायद 2 अरब रुपए की होगी, मेरा ख्याल है 1.5-2 अरब रुपए की होगी, जो सारे चैनल्स में बढ़ जाते हैं इश्तिहारात की शक्ल में, जो कमर्शियल चलते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ड्रामा के दौरान। 2 अरब की होगी, 3 अरब की होगी, इससे ज़्यादा की नहीं होगी। एक ड्रामा बनता है 3 करोड़ में, मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें, और उसने मार्केट से उठाया 4 करोड़, उसमें से उसने 2 करोड़ प्रोड्यूसर ले गया, 2 करोड़ चैनल ने रख लिया, मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ। ये तो हो गया वो रेट जो लोग लेते हैं, उनसे काम करते हैं पर डे पे। अब आप मुझे बताइए कि जब से सोशल मीडिया आया है, और क्योंकि मैं खुद, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, तो मुझे पता है कि हम कितने पैसे कमाते हैं उससे। हालांकि मेरा चैनल इतना देखा नहीं जाता, लेकिन एक हैंडसम अमाउंट आती है। तो मैं गुजारिश करूंगा उन आर्टिस्टों से, मैं तो खैर छोड़ चुका हूँ, मुझे तो कोई बुलाता भी नहीं है, 5-6 साल से ना एक्टिंग की ना ड्रामा लिखा। लेकिन वो आर्टिस्ट जिनका काम सिर्फ यही है, मेरी तरह उनके पास कोई यूट्यूब चैनल नहीं है या कोई ऑप्शन नहीं है, उनको चाहिए कि अगर वो लाख रुपए पर डे लेते हैं तो पहले तो वो 2 लाख रुपए पर डे कर दें अपनी फ़ीस। उसकी वजह ये, पर डे में आपसे 10 किस्तों का काम भी करवाया जा सकता है, 5 किस्तों का काम भी करवाया जा सकता है, और अगर छोटा रोल है तो पता लगे 2 दिन के अंदर सारे ख़त्म हो गया। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया से जो आप कमाते हैं वो पैसे किसको देने हैं आपने? ना राइटर को मिलते हैं, ना एक्टर को मिलते हैं, ना म्यूजिशियन को मिलते हैं, ना सिंगर को मिलते हैं, ना डायरेक्टर को मिलते हैं। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ और हर जगह कर रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कहूँगा कि वो लोग, वो आर्टिस्ट जो काम कर रहे हैं इस वक्त चैनल्स के ऊपर,
एक्टिंग करते हैं, वो डायरेक्टर्स, वो राइटर्स, वो अपना कम से कम 4 गुना मुआवजा बढ़ा दें। या इसका एक और हल जो मैंने सोचा, सर बजट भी तो होता है ना, एक नहीं ड्रामे का बजट मैं बताता हूँ जी, बजट तो है ड्रामे का, और कोई भी चैनल ड्रामा जब बजट आपको देता है तो उसको पता होता है उसने भी कमा लेने हैं और प्रोड्यूसर को भी दे देने हैं। ठीक मैं है। उन पैसों की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ जो आप सोशल मीडिया पे डाल के कमा रहे हैं। देखें, मैं कहानी सुनाता हूँ, 1 साल होने वाला है, मैं क्यों कहानी सुनाने आ गया, मैं तो आपको पूरी दुनिया दिखा रहा था, मैंने आपको 23 मुल्क दिखाए 2 साल में। अब आपको नज़र आ रहा है कि मैं जब ये कहता हूँ ना कि मैं आपको लेके जा रहा हूँ दुनिया का आखिरी कोना दिखाने, नॉर्वे, और दोस्तों मैं इस वक्त गेटविक एयरपोर्ट लंदन में मौजूद हूँ, आप उसको फॉरवर्ड करते हैं और आप एंड पे आ जाते हैं दुनिया का आखिरी कोना देखने, नॉर्वे पहुँच जाते हैं। अब आपको देखने वाले को नज़र आ रहा है 7 मिलियन लोगों ने देखा, और इनसाइड मुझे जो ड्यूरेशन आ रहा है वो आ रहा है उसका एवरेज 1.5 मिनट। अब 1.5 मिनट में 7 मिलियन चलाने के बाद उसने मुझे पैसे कितने दिए, $200। लेकिन जब मैं कहानी सुनाता हूँ तो आपका जो टाइम है बढ़ जाएगा, एक सीक्वेंस में चलेगी चीज़ें, क्योंकि आप कहानी को फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इसी तरह आप ड्रामा की एपिसोड को फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जब आप फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो 38 मिनट के ड्रामे का ड्यूरेशन 20, 22, 25 मिनट आएगा, और वो मिलियंस में देखे जाते हैं। तो वो तो एक एक एपिसोड पता लगे 20-20, 25-25 लाख रुपए कमा रही है इजाफी, बिल्कुल ऐसे वो पैसे किन्हों देने ने। लेकिन दुनिया में ट्रेंड भी यही है कि राइट्स मिलते हैं एक्टर को भी। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। जहाँ पे अभी आज तक जो पुरानी फिल्में भी हैं, जो ड्रामेज भी हैं, जो उसके राइट्स एक्टर को मिल रहे हैं, उसको उसका मुआवजा मिल रहा है, पाकिस्तान में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सर सवाल बहुत ज़्यादा है, बातें आपसे बहुत ज़्यादा करनी है, और मेरे पास सवाल आना भी शुरू हुए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा पहले अपने सवालों से शुरू करूँ, फिर उसके बाद हम लोगों के सवालात को भी लेते हैं। अच्छा सर, बाबों की जो सोहबत है और दाता की नगरी का जो रोमांस है, इसको आप अगर अपने लफ्ज़ों में अगर बयान करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? देखिए जी, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं लाहौर में पैदा हुआ। लाहौर फुल ऑफ फेस्टिविटी शहर है। यहाँ पर अगर 365 दिन है तो 370 इवेंट्स होते हैं। कभी दाता सरकार का मेला होता है, कभी पीर मक्की का, कभी 14 अगस्त, कभी 23 मार्च, कभी कोई इवेंट, कभी कोई इवेंट, कभी जश्न बहारा, कभी वैसाखी, दशहरा, जो भी। तो मेरी ज़ात के अंदर जो फेस्टिविटी आई वो लाहौर की वजह से आई। मैं शायद कभी लाहौर को डिफ़ाइन नहीं कर सकूँगा, मुझे कभी लाहौर भी बाबा बाबा सा लगता है। आसानियाँ बांटने वाला बाबा होता है ना। इशफाक साहब से मैंने पूछा, बाबा जी बाबा कौन होता है? उन्होंने कहा जी आसानी बांटने वाला। छोटा बाबा छोटी आसानी बांटता है, बड़ा बाबा बड़ी आसानी बांटता है। तो ये एक बाबा शहर है। तो वो फेस्टिविटी कहीं मेरे अंदर शहर की वजह से आई। यहाँ के लोग, यहाँ की बोलचाल, यहाँ की रहतल बहतल, उसने मुझे इतना रिच कर दिया कि मैंने जीना शुरू कर दिया। वो इशफाक साहब की सोबत जब नसीब हुई तो पहली बार पता लगा कि यार हम तो बुरा मनाते थे, हम तो शिकवे करते थे, हम तो कंप्लेन करते थे, तो पता चला ये तो सारी चीज़ें गलत हैं। तो फिर इशफाक साहब ने मैंने एक दफ़ा कहा था कि लोहे का जंग और सूफी का रंग एक बार चढ़ जाए तो फिर नहीं उतरता। अरे वाह, अरे वाह। तो वो शहर भी था और शहरदार के अंदर एक बाबा इशफाक भी था। तो उसने कहीं, वो रंगरेज था तो रंग के चला गया वो। तो इसलिए मैं खुश रहता हूँ और मज़ा करता हूँ। अरे वाह, क्या कहने। अच्छा सर, ये जो रेडियो है, आज जब आप आ रहे थे तो हमारे दोस्त ये कह रहे थे कि जी इफ्तिखार साहब जब इस रूम में दाखिल हुए हैं, एक अरोमा होता है ना, एक बंदे की पर्सनालिटी का, एक पॉजिटिविटी आती है कमरे के अंदर, पता महसूस होता है। इतनी पॉजिटिविटी, इतनी आपके अंदर ये जो वाइब्स जो आप इवन ट्रांसफॉर्म भी करते हैं अपने लफ्ज़ों की सूरत में, अपनी शख्सियत की सूरत में, ये कहाँ से लेके आते हैं? देखिए जी, मेरे वालिद मोहतरम अभी वो अल्लाह बख्शे, अभी 12 सितंबर को उनकी डेथ होगी, चले गए। मेरे मुर्शद, मैं उनको मुर्शद कहता था, और मेरी किताब का पहला मजमून भी उन्हीं पर है। मेरे माँ ने मेरी बड़ी मज़े की तरबियत की, बड़ी अच्छी। माफ़ कर देना, देना, बांट के खाना, तकसीम करना, नेकी करनी, पॉजिटिव रहना। तो ऊपर से इशफाक साहब मिल गए तो वो सोने पे सुहागा हो गया। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि आपके अंदर जो अच्छाई की पनीरी है वो आपके वालिदैन बोते हैं। फिर इशफाक साहब जैसा या कोई अच्छा टीचर मिलता है जो थपकी देता है, फिर आपको आगे ले जाता है।
मुझे आज ही की बात है, सुबह मैं और मेरी बेगम रोज़ वॉक करने इकट्ठे जाते हैं जब मैं वीडियो बनाता हूँ लारस गार्डन में। तो मैं अपनी बेगम से कह रहा था कि यार ज़्यादा तो नहीं, लेकिन शायद मुझे 1% जीना आ गया है। अरे वाह। मैं खुश रहता हूँ, मैं पॉजिटिव रहता हूँ, मैं कंप्लेन नहीं करता। मैं बानो कुसियाबा कहती थी ना कि सामने वाले की बात समझ नहीं है, तो उनकी वालदा ने कहा था बेटा दूसरों के जूतों में खड़े होके उसको सुनो तो फिर बात समझ आएगी। तो मैंने शिकवे छोड़ के ना दूसरे के जूते में खड़ा होना शुरू कर दिया, उसकी जगह पर जाकर सोचना शुरू किया यार इसका क्या प्रॉब्लम था। तो जब आप कहते हैं ना लेट इट गो, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। होंठ घुमा, सीटी बजा के बोल बोल भैया ऑल इज़ वेल। अल्लाह ताला ने इस दुनिया की एहसास मोहब्बत पे रखी है। बेशक। मोहब्बत पॉजिटिविटी है। बेशक। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे या बुरा मनाएंगे या आप, वो बाबा जी इशफाक साहब कहते थे ना कि माजी के एल्बम उठा के फिरेंगे कि चाचे दीन व मनैंज की ताजी खाला सुगरा ने, तो भाईजान आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप माजी को ठीक नहीं कर सकते। आगे आगे मुस्तकबिल कैसे होगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, घर कैसे बनेगा, गाड़ी कैसे आएगी, आप ये प्लान करें, बिल्कुल करें, पूरा प्लान कीजिए, कमेटियाँ डालें, जोड़ें, मेहनत करें। लेकिन जब तक वो बच्चा पढ़ नहीं लेता या जब तक वो डिग्री नहीं ले लेते आप, या जब तक घर नहीं बना लेते, वो गाड़ी नहीं ले लेते, उस दौरानिए के 10, 15, 20 साल जीना ना छोड़ें। अरे वाह। होंठ घुमा अरे के सीटी बजाना ना छोड़ें, अरे ऑल वाह। इज़ वेल कहना ना छोड़ें। अरे वाह। तो मुझे अभी बड़ा अच्छा लगा जब आपने कहा ना चाहे तो वो अली भाई ने पूछा कि चीनी महंगा लाए यार। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मुझे शुगर नहीं है, अरे वाह। मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हार्ट पेशेंट नहीं हूँ, 58 में लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैंने खुश रहना है। अरे वाह। और ये याद रखिएगा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक सड़ू किस्म का आदमी जब आपके पास आके बैठता है ना, जो हर वक्त गुस्से में रहता है, वो सारे उस माहौल को आलूदा कर आलूदा देता कर देता है। अच्छा सर, ये बड़ी एक आर्ट भी कह सकते हैं उसको, या अल्लाह ताला की तरफ से अता भी कह सकते हैं, बल्कि अता ही है। लोगों के आप दुख भी सुनते हैं, लोगों की कहानियाँ भी सुनते हैं, उन कहानियों को एक्सप्रेस भी करते हैं, और रियल बेस कहानी होती है वो। इतने दुख सुनने के बाद बंदा, उसके अंदर एक बड़ी अजीब सी कैफियत हो जाती है लोगों के, रोज़ाना एक नई स्टोरी, एक नया दुख, एक नया गम सुनना। ये जब गम सुनने के बाद भी अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने आप को बैलेंस रखना, अपने हर ज़िंदगी के पहलू में चीज़ों को बैलेंस लेके चलना, कैसे पॉसिबल है? बड़ी अच्छी आपने बात की। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि मेरी आदत है, मैं ना, मेरा कोई इशू तो है ही नहीं, कोई राज नहीं है, तो मेरा ना मोबाइल लॉक होता है, और जब कोई कॉल आती है तो मैं स्पीकर खोला हुआ होता है। और चूंकि मैं 24 घंटे वॉक के बाद घर पे ही रहता हूँ, अगर कहीं नहीं जाना, तो मेरी बेगम भी सुन रही होती है। यकीन कीजिए कई बार मैं भी रो रहा होता हूँ और वो भी रो रही होती है। इतना गम है लोगों के अंदर, इतनी तकलीफ़ें हैं, और मेरा रोना और मेरी बीवी के रोने में फ़र्क है। वो सिचुएशन पे रो रही होती है, मैं इस बात पे रो रहा होता हूँ कि यार ये तो कोई मसला ही नहीं है, इसको इसने मसला बनाया हुआ है। आप थोड़ा सा अपना गुस्सा काबू कर लीजिए, अपना तैश कम कर लें। आधा कसूर तो आपके गुस्से और आपके तैश का होता है हर मामले में। और आप बुरा मना रहे हैं, जी मेरे शौहर ने ये कह दिया, सब बैठे हुए थे, और मेरी सास ने ये कह दिया। और यार 100 वट आपकी वालदा नहीं कह देती। जब आपको अपनी समाजी ज़िंदगी का बखूबी अंदाज़ा है तो बुरा की चीज़ का मनाना। आप यकीन कीजिए कि मेरा बेटा, जब मैंने गाड़ी ली ना पहली, जो मैंने इसका जिक्र किया, तो अली मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो वो माँ की गोद में था, पीछे सीट पे था, और ईसा गोद में था मेरा बेटा। तो मैं जा रहा था इकबाल टाउन में, तो वो जो रोड कट डालते हैं ना, वो डालते हैं हफ्ते की रात को, आगे दिन छुट्टी, उसमें कबर सी बना देते हैं, उसके बाद वो बारिश अगर हो जाए तो वो टोया सा बन जाता है। अब वो बारिश हो गई थी, रोड कट हम पैसे नहीं जमा कराते ना, तो वो फिर वो टोया सा बन गया। अब मैंने गाड़ी की ब्रेक मारी, आगे गाड़ी थी पुरानी, उसकी भी मेरी भी हल्की सी टच हो गई, कोई नुकसान नहीं हुआ। वो साहब उतर के आए, जब उतरे हैं बड़े गुस्से में थे, और मैं तय करके बैठा था मैंने सॉरी करना है। उनकी आंखें पपोटे सूजे हुए, होंठ लटके हुए, मुझे समझ आ गई ब्लड प्रेशर और एंजाइटी का पेशेंट है ये। मैं उसे जवान था, वो बूढ़े शख्स थे। उन्हें आके बुग़ल ज़ात बकनी शुरू कर दी, बहुत बुरा कहा, और मैं सिर्फ एक बात कहता रहा, मैं कहा सर माफ़ कर दें, सर गलती होगी, सर मेरी गलती है, मैं आपका नुकसान भर देता हूँ। वो आगे से आगे, खैर वो चले गए। जब चले गए तो मैं गाड़ी चला रहा था, मेरी बेगम ने ऐसे वही तो देखा, तो मैंने उससे उस वक्त एक जुमला कहा था, मैंने कहा यार इससे मैंने कोई रिश्तेदारी गांठनी है। बेचारा गुस्से वाला था, उसके चेहरे से नज़र आ रहा था कि ब्लड प्रेशर का मरीज़ है,
पता नहीं पत्नी क्या किस मसाइल हैं उसके, मसाइल हाँ, होंगे। तो अगर आप माफ़ करना चाहेंगे तो करेंगे ना, हम दरअसल माफ़ नहीं कर रहे। अच्छा आपको बताऊं, जब आप किसी को माफ़ करते हैं ना, वो उसको नहीं कर रहे होते आप, वो अपने आप को कर अपने रहे आप होते को हैं। माफ़ कर रहे हो। क्योंकि मैं तो एक घटिया बात करके घर जाके सो जाऊंगा, तकलीफ में तो आप रहेंगे, मैं शायद आपसे कभी भी ना मिलूं, लेकिन आप वो वज़न उठा के फिरते रहेंगे, इफ़ी आया था ये कह गया, इफ़ी आया था वो कह गया। लेकिन सर उस टाइम पे गुस्सा भी तो आता है ना, जब आपको कोई हार्श फिक्रे कह रहा है, कह के आपका देखें कसूर मुझे, भी मैं नहीं मुझे है, नहीं आपके साथ कोई बात मतलब उसको बर्दाश्त कर जाना, पी जाना। मैंने एक दिन एक यूनिवर्सिटी में, मैं अक्सर कहता हूँ, मैंने अली गया हुआ था मेरा बड़ा बेटा मेरे साथ, तो उसने मुझे कहा कि बाबा ये आप क्या कहते हैं कि आपका कसूर भी ना हो तो माफ़ी मांग लो। माफ़ी से अगली बात कर रहे हैं आप कि कसूर भी नहीं है फिर भी माफ़ी मांग लो, तो ये तो बंदा चोर हो जाएगा। मैं कहा कैसे होगा? कहता वो सोचेगा कि गलती भी मेरी और माफ़ी भी इसने मांगी। मैंने कहा बस यहाँ से तेरे मेरी सोच में फ़र्क है। मैं कहा वो शर्मिंदा होगा कि गलती भी मेरी और वो जानता है गलती उसकी थी, और माफ़ी भी मैंने मांग ली, तो वो उसको पॉजिटिव कर देगा। अल्लाह ताला का एक एलिमेंट भी बीच में रखा करें। कहता हाँ बाबा ये तो हमने सोचा ही नहीं, हम तो ये सोच रहे थे पलटा के कि हम वो गलती भी नहीं और माफ़ी मांगी वो चौड़ हो जाएगा। दरअसल चौसा जब तक पकता नहीं है ना, आप उसको खा नहीं सकते। कोई शख्स लेकर आए 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले मुझे चौसा खा के दिखाए, गला बैठ जाएगा और शायद कुछ मतलब एंटीबायोटिक लेनी पड़ जाए, लेकिन जब वो पक जाता है तो वो मीठा होता है। हम अपनी दोस्तियों को, अपने रिश्तों को, अपने नातों को चौसे की तरह पकने का वक्त नहीं देते। अरे वाह। अच्छा इफ्तिखार भी, बहुत सी स्टोरीज़ आपने सुनी, अब जैसा आपने बताया कि हमारी भाभी भी सुनती हैं और आप भी, कोई ऐसी ज़िंदगी में आपने किसी की स्टोरी सुनी हो जिसने आपको झंझोड़ दिया हो, कोई ऐसी उसकी लाइफ की कि आपको लगे कि यार इसके साथ बहुत ज़्यादती हुई है? अच्छा नहीं, दरअसल मुझे पता होता है जब कोई कुछ छुपा रहा होता है, आधा सच बता रहा होता है, और क्योंकि अपनी साइड के बता रहा होता है। कहानी होती है एक तरफा। अक्सर लोग मुझे कहते हैं जी आप जो कहानी सुनाते हैं, ओ भाई कहानी एक तरफा होती है, मैं रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं साफ़ी नहीं हूँ। 2 तरफा मौक़िफ़ तो जज के आगे बयान किया जाता है। कहानी का मकसद ये होता है, जो हमारी दादी नानी सुनाती थी ना, कि एक साइड की कहानी सुना के और एंड के ऊपर पॉजिटिविटी और एक उसका नतीजा अखज़ कर सकें। अच्छा इफ़ी भाई, ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं आप, नगर नगर जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं फिरते हैं, अपने पैसों तो कर देंगे तुम? देखिए जी, मैं बड़ा खुशकिस्मत आदमी हूँ, टिकट मैं अपने पैसों से लेता हूँ अच्छा, और पूरी दुनिया में मेरा 1 रुपया भी नहीं लगता। मतलब यहाँ से मैं फ्रांस चला गया यानी हूँ, टिकट आपके पैसों की होती है? टिकट ली मैं फ्रांस चला गया। फ्रांस में मेरे फैंस वो मुझे बेल्जियम ले जाएंगे। ठीक है। एक फ़ैन आएगा बेल्जियम से मुझे जर्मनी ले जाएगा, वो जर्मनी से लेके मुझे वेलेमराइन ले जाएगा, तीसरा आएगा वो मुझे स्विट्ज़रलैंड ले जाएगा। मेरा 1 रुपया भी नहीं लगता, सिर्फ टिकट के पैसे लगते हैं। अच्छा, इतना मैं अक्सर कभी कभी ये कहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि अपने मुँह मियाँ मिठू वाली बात है। मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा मशहूर पाकिस्तान में कोई आर्टिस्ट है ही नहीं। और ट्रैवल आपसे ज़्यादा मेरे ख्याल में कोई करता भी नहीं है। नहीं अभी खैर इतना नहीं है, मैं तो अभी 23 मुल्कों में गया हूँ, 24। नहीं लेकिन आप साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ट्रैवलिंग पे रहते हैं। वो मैं बिल्कुल पाकिस्तान मैंने बहुत एक्सप्लोर किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी बाकी है, अभी तो बहुत कुछ देखेंगे इंशाल्लाह। कौन सा ऐसा मुल्क है जो या कौन सी ऐसी जगह है जो आपने एक्सप्लोर की और अब भी आपके दिल में है और आप कहते हैं कि यार इस जगह पे बार बार जाना चाहिए? एक रोमांस है ना कुछ जगहों का होता है। देखिए जी, अगर रहने के काबिल तो सिर्फ पाकिस्तान है, कमाने के लिए भी पाकिस्तान है, जीने के लिए भी पाकिस्तान है, अरे वाह। खुश रहने के लिए भी पाकिस्तान है। लेकिन यूके का एक शहर है जी, न्यू कासल अपॉन टाइन, उसका बीच, उसके वो मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। स्कॉटलैंड बहुत खूबसूरत है। फिर अगर आप जाएं नॉर्वे तो द्रामन सिटी बहुत खूबसूरत है, बार्सिलोना बहुत खूबसूरत है, जर्मनी सारी खूबसूरत है। अच्छा, क्या बात है जर्मनी की। स्विट्ज़रलैंड का इंटरलाकन और वो जो टिटलिस बहुत खूबसूरत है। और रोम तो वैसे भी, रोम तो वैसे ही वो रोम के बारे में वो कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जमे नहीं। रोम के बारे में कहा जाता है, जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला, रोम के बारे में कहा जाता है कि अगर आपने रोम देख लिया है तो अब आप मर सकते हैं। अच्छा जी हाँ। अच्छा, सफ़र के दौरान तन्हाई महसूस करते हैं किसी जगह को? सफ़र के दौरान में मुझे अभी मतलब मैं अब के बड़ा खुश हूँ क्योंकि अली मेरा बेटा मेरे साथ जा रहा है। पहले मैं अकेला करता रहा हूँ, जिन मुल्कों के वीज़े नहीं मिलते अली को, यूरोप या यूके के, मुझे अकेले जाना पड़ता है। मोहब्बत को महसूस करना
आसान है या इसको निभाना? अच्छा देखिए, आप महसूस करेंगे तो निभाएंगे। मोहब्बत की जो फिलॉसफी मुझे बानो कुछ आपा ने समझाई ना, वो मेरी भी नहीं थी। ये कहता है इश्क, इश्क एक भूत है, चढ़ता है, उबाल ख़त्म हो जाता है। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो तसलसल के साथ खुद ही कायम रहती है अगर हो। और मोहब्बत का मतलब हरगिज़ लड़की लड़के के दरमियान जो एक राब्ता होता है वो नहीं होता। मोहब्बत का मतलब है अल्लाह की कायनात की हर चीज़ से मोहब्बत करना। अरे वाह, अरे वाह, और ये कभी ख़त्म नहीं होती, इसमें इजाफा होता है। अरे वाह, क्या कहने जी। अच्छा जी, जी सर। मोहब्बत के हवाले से वो जो जिसको ज़िंदगी में जो पहली दफ़ा जिसको बड़ा अरूज मिला उस कलाम को मैं वो सुनाना चाहूँगा सर आपको। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो है कि मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएँ छोड़ देता हूँ, मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएँ छोड़ देता हूँ, वफ़ाएँ याद रखता हूँ, जफ़ाएँ छोड़ देता हूँ, अरे वाह, खुले रखता हूँ दिल के रास्ते नाराज़ लोगों पे, खुले रखता हूँ दिल के रास्ते नाराज़ लोगों पे, मैं वापस आने वालों की खताएं छोड़ देता हूँ। वाह, अरे मैं वाह, वापस आने वालों की खताएं छोड़ देता हूँ और मैं सब लोगों से मिलता हूँ, अदब से बात करता हूँ। अरे वाह, मैं सब लोगों से मिलता हूँ, अदब से बात करता हूँ, ये शोहरत और बुलंदी की हवाएं छोड़ देता हूँ और कोई दिल को दुखा नहीं, तकब्बुर शोर करता है करो तजलील लोगों की। शेर देखिए, हाय 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 हाय, वाह, तकब्बुर वाह, शोर करता है, तकब्बुर शोर करता है करो तजलील लोगों की, मैं अपने नफ्स की सारी सदाएं छोड़ देता हूँ, अरे वाह, मैं अपने नफ्स की सारी सदाएं छोड़ देता हूँ और कोई दिल को दुखाए मुस्कुरा के बात करता हूँ, कोई दिल को दुखाए मुस्कुरा के बात करता हूँ, कोई दिल को दुखाए, कोई दिल को दुखाए मुस्कुरा के बात करता हूँ, नबी को याद रखता हूँ, खताएं छोड़ देता अरे हूँ, वाह, अरे वाह, बहुत नबी को याद रखता हूँ, खताएं खताएं छोड़ छोड़ देता देता हूँ, मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वफ़ाएं याद रखता हूँ, जफ़ाएं छोड़ देता हूँ। अरे वाह, अरे वाह, जी सर। मैंने महसूस किया था कि मैं अपने फ़न से फतह कर लूँगा दिलों को और शोबिस को। वो तो आपने कर लिया। नहीं, वो दिल फतह हो गए, शोबिस फतह नहीं हुआ। अच्छा, वैसे इफ्तिखार भी आपको काम करना चाहिए क्योंकि आप जैसे पॉजिटिव लोगों की इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी जगह ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी तरफ से भी कुछ ब्रेक लगी हुई है या कोई आइस ब्रेक नहीं हो रही कुछ? नहीं, देखिए मैं इस वक्त 58वें साल में लग गया हूँ। 6 साल से मुझे नागन के बाद कुछ लिखने को नहीं मिला और एक्टिंग में परिजाद और वो जीवन नगर के बाद कुछ नहीं मिला। मैं यार मांग नहीं सकता, वो शायद इसको गैरत कह लें, आना परस्ती नहीं है। देखिए ये भी बहुत मैं बड़ी बात मांगूंगा होती नहीं है, यार। ये भी बहुत बड़ी बात होती है। अहमद भाई भी हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं और कि ये बात कहना, इस बात को एक्सेप्ट करना कि मैं किसी से काम मांगने नहीं जाऊंगा, क्योंकि काम मांगना बड़ा मुश्किल उसकी काम वजह है ना, उसकी वजह उसके लिए बड़ा जतन करने नहीं, पड़ते हैं, बड़ा कुछ करना नहीं, पड़ता है। देखें, मैंने एक बार नहीं 10 दफ़ा से भी ज़्यादा लिख कर भी और एक्टिंग करके भी साबित कर दिया। और वैसे भी अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सीधी बात बताऊँ, मुझे सोशल मीडिया मेरी बेहतरीन किचन चलता है, मेरा दाल रोटी चल रही है। और मैं तो वो शख्स हूँ जो लोग, आपने देखा है एक होता है डेली वेजर, डेली वेजेस पे काम करता है, और रोज़ाना काम करता है, उसको शाम को पैसे मिल जाते हैं और वो घर चला जाता है, उसकी नौकरी पक्की नहीं होती। इसी तरह मैं डेली एजर हूँ, मैं तो रोज़ की बुनियाद पे जीने वाला आदमी हूँ। आज मेरे बच्चे सलामत हैं, सेहत सलामत है, घर में खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, कल की कल देखेंगे यार। मैं रोज़ सुबह जब जाता हूँ वॉक करने तो वहाँ परिंदे, सुबह उनको अल्लाह ताला रिज़्क़ दे रहा होता है और धड़ाधड़ खा रहे होते हैं, लेकिन जब वो शाम को अपने घोंसले में जाते हैं तो कोई दाना दुनका थोड़ी लेकर जाते हैं। ये मैं हूँ कमबख्त इफ्तिखार इफ़ी जो जोड़ने के चक्कर में और पागलों की तरह फिरता है। तो मैंने तो परिंदों से ये सीख लिया है कि मैं आज जीऊँगा। उसकी वजह मैं देखें, एक बात बताता हूँ, जो गुज़र गया वो माजी है, उसको ठीक नहीं कर सकते आप। कर सकते हैं तो तकलीफ़ क्यों उठानी। चाचे अमजद ने इंज किया सी, खाला सुगरा ने वो कहता। मुस्तकबिल के बारे में प्लान ज़रूर कीजिए, हल्कान मत हो। मैं तो ये कह नहीं रहा कि मुस्तकबिल के बारे में प्लान ना करें, लेकिन जीना कितना है आपने आज में। वो था गाना था ना कि देख सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, कल के लिए आज को ना खोना, कल ना ये आ जाएगा। ये जो आज है ना, ये एक लम्हा है, एक लम्हा हम जीते हैं। मैं जब आपके स्टूडियो में आया था, माजी करीब हो गया ना,
अब जब मैं बोल रहा हूँ और आपके लिसनर और आप सुन रहे हैं, ये है लम्हा मौजूद, मुझे इसमें जीना है। अब लम्हा मौजूद जो है, ये जब 60 लम्हे मिलेंगे 1 मिनट बनेगा, 60 मिनट का 1 घंटा बनेगा, 24 घंटे का 1 दिन बनेगा, 365 दिन का 1 साल बनेगा, 10 सालों की 1 दहाई बनेगी। मैं 5 दहाइयाँ 7 साल जी लिया, लेकिन जिया कितना? 1 लम्हा। अरे वाह, अरे वाह। एक लम्हा है ना, तो 1 लम्हे के लिए इफ्तिखार इफ़ी, तुझे गाड़ियाँ भी चाहिए, तुझे प्रोटोकॉल भी चाहिए, तुझे डाले भी चाहिए, तुझे पैसा भी चाहिए, तुझे जेवर भी चाहिए, की करना है यार। 1 लम्हे की ज़िंदगी को जीने के लिए इफ्तिखार। देखें, एक बच्चा जो इस वक्त पैदा हुआ है वो भी 1 लम्हा जी रहा है, जो बंदा 82 साल का है वो भी 1 लम्हा जी रहा है, मुझ जैसा गरीब आदमी भी 1 लम्हा जी रहा है, खरबपति आदमी भी 1 ही लम्हा जी रहा है। फ़र्क ही है। अरे वाह। सवाल तो मैं ये इब्तिदा में पूछना चाह रहा था आपसे, लेकिन अब इख्तिताम में, बाबा जी इशफाक से मुलाकात कैसे हुई? पीटीवी में वो किसी प्रोग्राम के लिए आए थे और हम स्ट्रगल कर रहे थे उन दिनों, और मैंने उनका एक प्रोग्राम देखा था। उसके अंदर मुझे पता नहीं क्यों लगा कि बाबा जी ने बड़ी अजीब सी, इशफाक साहब ने बड़ी अजीब सी बातें की हैं, तो मैं कभी इनसे मिला नहीं था। फिर मैं इनको पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा एक जवान को कि मैं इनका अकीदा ठीक कर सकता हूँ। बाबा जी 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 का जी आप- जी जी अच्छा। मैंने अपनी किताब में डिटेल लिखी है सारी। तो ये मुझे मिल गए डी स्टूडियो के बाहर, पंजाब यूनिवर्सिटी की क्रिटिक्स वो किताबें लाई हुई थी और उनको ना ऑटोग्राफ दे रहे थे। जब फारिग हुए तो मैंने उनसे जाके सलाम किया, कहते वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा जी फुम्मन आपका ज़ाती तजर्बा है या मुशाहिदा? तो मैं तो देखा, मुझे कह रहे कि बेवकूफ़ा की ना है तेरा। मैं कहा इफ्तिखार इफ़ी। कहते बैठ जा। मैं बैठ गया सोफे पे उनके साथ डी स्टूडियो में, पीटीवी जो लाहौर सेंटर के। तो कहते काका हर बच्चा नहीं, कहते करदा की है तू? मैं कहा जी मैं स्ट्रगलर एक्टर हूँ। कहते काका हर बच्चा या फुम्मन होंदा है या उन्होंने फुम्मन बनाने की कोशिश की। वाह 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 वाह। तो वो एक पहली बहुत मुलाकात थी। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर, ज़िंदगी के एक लफ्ज़ में अगर आप बयान करें? मोहब्बत। मोहब्बत है जिंदगी। वो है ना, मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत वाह हो। वाह वाह। तो तुम मेरी का मतलब पूरी मेरे मालिक की कायनात। रिश्तों में अगर मोहब्बत ना रहे, इज्जत ना रहे, एहतराम ना रहे, पैदा कर ले। छोड़ दें रिश्ते? नहीं पैदा कर। कैसे पैदा करें? कोशिश भी कर लिया आप। सर बुरे को छोड़ देंगे तो ठीक है, कैसे होगा वो? हम सबसे बुरा काम ये करते हैं कि जब रिश्ते में दरार आ गई तो यह कह के यार लानत भेजो, छाड़ दो। नहीं, बाज़ दफ़ा कहते हैं ना कुछ चीज़ें नहीं चेंज हो सकती, वो जैसे होती कहते हैं है, ना, खसलत नहीं बदल सकती। खसलत है क्या, पहले इसको डिफाइन कर लेना। फितरत है क्या, उसको डिफाइन कर ले। आसमान से बारिश बदलना, मौसम का बदलना, बारिश आना, फसल उगना, ये सारी फितरत है, ये तो नहीं बदलेगी, ये आदत है। वो हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कॉल मैंने पढ़ा तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आई। आप फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारी तकदीर बदल जाए तो अपनी आदत बदल लो। अरे वाह। अब मैं जब अपनी आदत नहीं बदलूंगा, आपसे पंगा करूंगा, उससे कंप्लेन करूंगा, उसको बुरा भला कहूँगा, फिर मैं कहूँ जी दो लोगों की खसलत के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। कोई खसलत नहीं है, खसलत तो आप खुद बनाते हैं ना अपनी। और अगर खसलत कुछ आफाकी चीज़ है तो फिर आदत है ये, फिर वाह, और आदत वाह, बदली जा सकती है। बहुत बहुत खूब, बहुत इफ्तिखार भाई। दिल कर रहा है कि बातें करते जाएं, और लेकिन वक्त कहते हैं कि हमें आपसे इजाज़त चाहनी है। वक्त कैसे गुजरे पता भी नहीं चला, लेकिन इस वादे के साथ कि आप दोबारा तशरीफ़ लाएंगे, इस नशिस्त को हम दोबारा से सजाएंगे। और मैं माज़रत चाहूँगा अपने उन कॉलर्स से जो लगातार रब्ता कर रहे हैं, मैं उनकी कॉल्स नहीं पिक कर पा रहा। सो पहले उनसे माज़रत, और फिर आपसे इस वादे के साथ कि आप तशरीफ़ लाएंगे और एक नशिस्त और यूरोप से वापसी पे इस टूर के ऊपर हम बात करेंगे। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सो नाइस आपका तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया रेडियो पाकिस्तान FM 101 पे। और आखिर में मैं कहना चाहूँगा, बाबा जी इशफाक साहब की दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह हमें आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।